नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र के जो पार्ट 2 इंडियन पॉलिटी के जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं, इसमें हम लोग 71 क्वेश्चंस का कंटेंट देखेंगे फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मेट रखा था, मैं उसी फॉर्मेट में बताऊंगा। तो एक एक करके मेरा ये टारगेट है कि घटना चक्र, देखिए घटना चक्र एक कंपाइलेशन है जिसमें यूपी पीसीएस, बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस के, उत्तराखंड पीसीएस के, राजस्थान पीसीएस के, मध्य प्रदेश पीसीएस के, तो इस तरीके के जितने पीसीएस के सवाल है सबको कंपाइल कर रखा है, इंक्लूडिंग यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। तो मेरा यही टारगेट है कि एक एक करके मैं करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस का सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया था, इसमें मैं 71 क्वेश्चंस का सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। पहला सवाल तो है कि हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रीएम्बल को प्रपोज करने वाले थे हमारे चाचा नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा, जब भी प्रीएम्बल के बारे में बात होगी आप एक चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाके प्रीएम्बल बन गया था। तो शुरू में जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया था, तो ये प्रपोज किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और फाइनली जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब हुआ, ये हुआ 22 जनवरी 1947 को जाके ये पास हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और फाइनली ये दो डेट्स याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को, पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई कितने सेशंस हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो ऑप्शंस में दे रखा है आपका 7, 9, 12, 15। तो ये वाला जो सवाल है सेकंड क्वेश्चन, ये आया है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2005 में। और जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ये आया उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में भी आ रखा है, फिर यूपी पीसीएस मेंस 2007 में भी आ रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेशन क्वेश्चन जो है ना, उसमें ऑप्शन से 7, 9, 12, 15। देखिए जो टोटल नंबर ऑफ सेशंस हुए हैं ना, वो है 11। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी 12। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टोटल नंबर ऑफ सेशंस हुए हैं वो है 12 फ्रेंड्स। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। टोटल जो साल लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, वो था 2 ईयर्स 11 महीने 18 दिन। 2 ईयर्स 11 महीने 18 दिन। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मेंस 2017 में, सॉरी 2007 में एक सवाल पूछा गया था कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा। तो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन ऑप्शन में दे रखा था, यही आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, जो फाइनल सेशन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को सबने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 24 जनवरी 1950 को 12वां सेशन हुआ जिसमें सबने साइन किया। जब सिग्नेचर करे जा रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर पानी बरस रहा था, बारिश हो रही थी, जिसको एक अच्छा ओमेन माना गया था उस टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भैया हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे आप कह सकते हो कि वाइस चेयरमैन। तो वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए चाहे वाइस चेयरमैन कह लीजिए। तो पहले वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे, वो थे आपके H.C. मुखर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए इस सवाल को। ये राजस्थान प्रीलिम्स के सवाल में आ चुका है। आगे के 3-4 सवाल जो है वो एक तरीके से मैच द फॉलोइंग में आए थे और किसी भी पीसेस में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें केवल एक कांग्रेस मेंबर थे, और वो कांग्रेस मेंबर कौन थे, तो वो थे आपके KM मुंशी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में रहने वाले द ओनली कांग्रेस मेंबर कौन थे, KM मुंशी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजस्थान प्रिंसली स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, राजस्थान से स्पेसिफिक सवाल है, तो कहां पूछा गया था, ये राजस्थान प्रीलिम्स से पूछा गया था 2013 में। तो इसका आंसर है VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राजस्थान प्रीलिम्स। उसके बाद भाई यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे आपके हमारे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू। आगे बढ़ते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे फ्रेंड्स, तो भाई वो थे आपके, एक ही हो सकते हैं ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन, वो है आपके सरदार पटेल फ्रेंड्स। सरदार पटेल जी ही थे जिन्होंने इंडिया को टूटने नहीं दिया, इंडिया को एकजुट करके रखा। बहुत ही कोई शायद ही कोई ऐसा लीडर रहा उस टाइम पे जिसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि इतने बड़े देश को टूटने से रोक सके। उसके बाद भाई चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो दुनिया को पता है, जग जाखा है, BR अम्बेडकर थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। उसके बाद फ्रेंड्स हुआ चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट इन द
कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भाई चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, तो ये है टू फ्रेंड्स। इसके भाई चेयरमैन थे फ्रेंड्स आपके सरदार पटेल, ठीक है। और इस कमेटी के अंदर में फ्रेंड्स दो सब कमिटीज थी, एक फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी और थी आपकी एक माइनॉरिटी सब कमेटी। थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ कमिटीज है फ्रेंड्स, इनके आपको पता होना चाहिए। देखिए एक एड हॉक कमेटी बनी थी नेशनल फ्लैग पे, किसके अंदर थी? राजेंद्र प्रसाद जी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी बताया आपको, थोड़ी देर क्या आपको क्लियर होंगी। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर। कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड अफेयर्स वल्लभ भाई पटेल। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन राधी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी ए बी ठक्कर। आगे बढ़ते हैं। उसका फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे बी कृपलानी। अब यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट सब कमेटी और माइनॉरिटी सब कमेटी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अभी जो मैंने इसकी बात की यहाँ पे चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, इसके हेड थे सरदार पटेल। इस चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के अंदर में दो सब कमेटी थी, एक तो थी आपकी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जिसके चेयरमैन थे जेबी कृपलानी, और एक थी आपके माइनॉरिटी सब कमेटी जिसके चेयरमैन थे आपके एच सी मुखर्जी। तो इस बात को याद रखिएगा। हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी पताबी सीतारमैया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड आसाम, और इसके चेयरमैन थे गोपीनाथ बोरदोलोई। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे के एम मुंशी। स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के थे आपके राजेंद्र प्रसाद। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ काम की चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आगे आते हैं फ्रेंड्स कि देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसके चेयरमैन थे आपके बी आर अम्बेडकर। उसमें कितने मेंबर्स थे टोटल? अगर ये सवाल आ जाएगा तो आप इसका क्या जवाब दोगे? देखिए बी आर अम्बेडकर जी के अलावा ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी वाला सवाल है यूपी में आ चुका है। और ये वाला जो सवाल था फ्रेंड्स अभी जो मैंने डिस्कस किया चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी वाला, ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका आया था एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2014 में। और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी का सवाल आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी आ सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ सकता है, आ चुका है, और एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कई सवालों में मैं इस बात को रिइटरेट नहीं कर रहा हूं कि कौन से पीसीएस या यूपीएससी से पूछा गया, पर आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैं सवाल को इस पीपीटी में इंक्लूड कर रहा हूं यानी वो किसी ना किसी पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। आगे चलते हैं। तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी में बी आर अम्बेडकर जी को मिला के टोटल कितने लोग थे? तो बी आर अम्बेडकर जी को मिला के थे आपके टोटल 7 मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी में। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, बी आर अम्बेडकर जी थे और उनके अलावा 6 मेंबर्स और थे फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं मेंबर कौन कौन थे। तो भाई चेयरमैन थे आपके बी आर अम्बेडकर। मेंबर्स में आपके एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, मोहम्मद सदुल्ला थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे। 4 तो ये रहे बी आर अम्बेडकर के अलावा। फिर बी एल मित्तर थे, फिर बी एल मित्तर ने हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन कर दिया तो उनकी जगह आए एन माधव राव। और पहले थे डीपी खेतान, और डीपी खेतान की अनफॉर्चुनेटली जब मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पे आए टीटी कृष्णमाचारी। तो ये थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स। क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2014 में, बहुत सी जगह पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में भी पूछा गया है, बहुत से एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल मेंबर्स थे 7, बी आर अम्बेडकर को मिला के। मेंबर्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं, जितना याद रख सकते हैं याद रख लीजिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी पे क्वेश्चंस था, उसमें किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। आपको 4-5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं है। इस बात को फ्रेंड्स बहुत ढंग से याद रखिएगा कि भले पॉलिटी मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिटी ऑलरेडी पूरी पढ़ा चुका हूँ, उसकी पूरी मेरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है। यहाँ पे मैं केवल उन सवालों को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपसे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी किसके अंदर बनाई गई थी? बी आर अम्बेडकर जी के अंदर बनाई गई थी, सबको पता है चेयरमैन थे। कब बनाई गई थी, वो डेट क्या है जब ये बनी थी? तो डेट थी 29 अगस्त 1947, यानी 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी बी आर अम्बेडकर जी के अंदर। अगली बात कर लेते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी आया है, झारखंड पीसीएस में भी आया है, उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नारसिंह राव, बी एन राव। तो जो हमारा पहला ड्राफ्ट था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी बी एन राव ने बना के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था उनके व्यूज जानने के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
ने हमारे नेशनल फ्लैग को कब अपॉइंट किया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अपॉइंट किया 22 जुलाई 1947 को। वैसे तो अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड सवाल हो चुका है, लेकिन हाँ पीछे के पेपर की कैटेगरी में दो तरीके के सवाल होते हैं, एक आसान होता है एक मुश्किल होता है। तो 22 जुलाई 1947 याद रखिएगा, ये एक आसान सवाल है जो कभी भी पूछा जा सकता है। नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16, ये यूपीपीसी प्रीलिम्स 1991 का सवाल है। तो देखिए अगर फ्लैग कमेटी की बात हो तो फ्रेंड्स दो फ्लैग कमेटी थी। एक फ्लैग कमेटी बनाई गई थी 1931 अप्रैल में, कराची सेशन जब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब वो कराची सेशन आपका सरदार पटेल जी की प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। एक नेशनल फ्लैग जो कमेटी थी वो आपकी बनाई गई 23 जून 1947 को, 23 जून 1947 को। और ये जो कमेटी थी ना, तो 23 जून 1947 को बनाई गई थी फ्रेंड्स। इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सवाल यहाँ पे आता है कि क्या मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा हूँ क्या पहले दी है? बिल्कुल दी है फ्रेंड्स। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो फ्रेंड्स तो यहाँ देखिए सबसे पहले एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रख रखा है। जितना रट सके उतना रट लीजिए, सवाल कभी भी आपके सामने आ जाएगा। ये हमारा फ्लैग है फ्रेंड्स, इसमें जो कलर्स है सैफरन, व्हाइट, ग्रीन और व्हील, उनके मतलब दे रखे हैं। अगर कहीं पूछे जाए तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। हमारा जो फ्लैग है उसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं हमारे फ्लैग में, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं ना 24 हैं। और अगर पूछा जाए कि हमारे फ्लैग की लेंथ सॉरी विड्थ इज टू लेंथ कितनी है, विड्थ इज टू लेंथ, ये हो गई विड्थ इज टू लेंथ, तो हो जाएगी आपकी 3:2। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैंने इसको विड्थ बताया है, इसको यहाँ पे विड्थ बताया है, एक मिनट, और इसको मैंने यहाँ पे लेंथ बता दिया है। कुछ लोग के हिसाब से ये लेंथ हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी, तो उस केस से फिर ये इन्फॉर्मेशन आपकी वो हो जाएगी। अगर ये लेंथ हो गई ये विड्थ हो गई तो जो आपका रेशियो बन के आएगा फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा 2:3। 2 है आपकी विड्थ यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट और 3 है आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंथ वाला। तो विड्थ इज टू लेंथ कितनी होगी आपकी 2:3 फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड रीडिंग कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई? तो थर्ड रीडिंग, अब देखिए इस तरीके के सवाल फ्रेंड्स पीसीएस में बनते हैं, ये भी यूपी पीसीएस का सवाल है कि भैया थर्ड रीडिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब शुरू हुई? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स शुरू हुई 17 नवंबर 1949 को, 17 नवंबर 1949 को ये शुरू हुई। और ये एंड कब हुई? ये एंड हुई फ्रेंड्स आपकी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 की डेट आपको पता होगी, ये प्रेमबल में मेंशन है, शुरुआत हुई थी 17 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट और अडॉप्ट कब किया गया? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा कंप्लीट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगर हम अडॉप्ट की बात करें फ्रेंड्स तो अडॉप्ट भी 26 नवंबर 1949 को किया गया है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए फोर्स में कब आया, अब यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड और अडॉप्टेड यहाँ एक ही सेंस में चल रहा है। तो कंप्लीशन और अडॉप्शन की जो डेट है हमारे संविधान की वो है 26 नवंबर 1949। लेकिन जब बात आती है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया, तो वो किया गया 26 जनवरी 1950, जिसको हम अपना गणतंत्र दिवस बोलते हैं, रिपब्लिक डे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है फ्रेंड्स, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल आपका बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया था, इससे रिलेटेड फ्रेंड्स बहुत से सवाल पूछे गए हैं कि भाई 26 जनवरी को हम इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे मानते हैं, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया। तो 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इट वाज कंसीडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे ऑन दैट डे, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942, द कांग्रेस हैज एडवांस्ड इट एज अ डे, इंडिपेंडेंस डे 1930 एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि देखिए 1930 में एक पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज। और देखिए एग्जैक्टली देखा जाए तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन दिसंबर 1929 में लिया गया था। कब लिया गया था? लाहौर सेशन के दौरान। और उस समय यह बोला गया था कि अब जो हमारा एम है वो डोमिनियन स्टेटस नहीं है, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए इस ब्रिटिश रूल से। और उसके बाद 26 जनवरी को 1930 को हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। और तब से लेके अब तक हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। लेकिन भाई हमको आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, तो हम अपनी आजादी को तो 26 जनवरी 1950 तक डिफर नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने उसको अपना गणतंत्र दिवस बना दिया। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन अडॉप्ट करके। तो याद रखिएगा दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण
स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में। 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल आता है फ्रेंड्स कि भाई यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया फ्रेंड्स आपका 26 नवंबर ही होता है, याद रखिएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स नहीं अडॉप्ट हुआ था, कंप्लीट हो गया था। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आता है फ्रेंड्स कि बी आर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जब इलेक्ट हुए तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इलेक्ट हुए? तो ऑप्शन में ये आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो 22वां सवाल है ना कि बी आर अंबेडकर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इलेक्ट हुए, ये सवाल फ्रेंड्स यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 में आ चुका है। ऑप्शंस थे आपके वेस्ट बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मिडिल इंडिया और पंजाब। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, जब 1946 में इलेक्शन हुए थे तो देखिए बंगाल उस समय दो बन गए थे, बंगाल को दो विभाजन हो गए थे, एक तो ईस्ट बंगाल बन गया, दूसरा वेस्ट बंगाल बन गया। वो ईस्ट बंगाल पहले तो पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ और फिर 1971 में जब मुक्ति वाहिनी वाला वार हुआ बांग्लादेश में बदल गया। तो शुरू में जो ईस्ट बंगाल वाला एरिया था जो कि बाद में पाकिस्तान बना और अब बांग्लादेश, वहां से इलेक्ट हुए थे आपके बी आर अम्बेडकर। बट चूंकि वो पाकिस्तान बन गया उसके बाद बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेलेक्ट हुए कहां से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पुणे की सीट से सेलेक्ट हुए। तो फिर बी आर अम्बेडकर आपके सेलेक्ट हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई? तो बी आर अम्बेडकर जी का जन्म, ये एमपीपीसी का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, 1992 में आया था, तो अब तो उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं रह गई है, बट फिर भी आप याद रखिए अपने नॉलेज परस्पेक्टिव से। 1891 में बी आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, 1956 में उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं, किस साल में जन गण मन को नेशनल एंथम बनाया गया? ये सवाल है, किस साल में जन गण मन को नेशनल एंथम बनाया गया? जन गण मन को नेशनल एंथम बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन इज नेशनल एंथम विद इफेक्ट फ्रॉम 24 जनवरी 1950। पूरी नेशनल एंथम बजने में कितने समय का वक्त लगता है? 52 सेकंड्स का। और जो शॉर्ट एंड वर्जन है उसको बजने में कितने समय का वक्त लगता है? 20 सेकंड का। तो अगर पूरी जनगण मन आप चलाएंगे तो 52 सेकंड में बजेगी और शॉर्ट एंड वर्जन चलाएंगे तो 20 सेकंड में बजेगा। उसके बाद एक सवाल और है फ्रेंड्स कि हमारा जो स्टेट एम्बलम है, अब जो हमारा स्टेट एम्बलम है फ्रेंड्स वो है क्या? देखिए, अशोक पिलर जो मिला है आपका सारनाथ से, वाराणसी से, उस अशोक पिलर पे जो साइन है उसको हमने अपना स्टेट एम्बलम माना। वो जो शेर वाला साइन है ना फ्रेंड्स, उसको हमने अपना स्टेट एम्बलम माना। वो अशोक पिलर से मिला है क्योंकि आपका सारनाथ वाराणसी से मिला। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था कौन सी डेट को? 26 जैन 1950 को इस स्टेट एम्बलम को अडॉप्ट किया था हमारी सरकार ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आईएएस प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। पहला ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, दूसरा ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। देखिए इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है, तो इसमें ज्यादा समझाने वाला है नहीं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इस पे मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, तो उसको यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं। आगे चलते हैं, एक सवाल है फ्रेंड्स ये कि ये देखिए जो सवाल है 26वां, ये 26वां सवाल फ्रेंड्स एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि भाई 15 साल के लिए, देखिए एडल्ट फ्रेंचाइज, अब ये एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट क्या है? एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट ये है कि भाई हर इंसान के पास एक वोट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस इंसान के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वो टैक्स भरता है, कितनी जमीन है, वो मैन है या वुमेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में क्या है फ्रेंड्स, आप चाहे मैं मेरे जैसा इंसान वोट दे, चाहे कोई गरीब वोट दे, चाहे मुकेश अंबानी वोट दे, इनकी वोट की कीमत केवल एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी तो इनकी वोट की कीमत भैया लाखों में हो जाएगी और एक गरीब आदमी या मेरी वोट की कीमत कम रहेगी, सेम है वोट की कीमत। तो उसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो किस पर्सन ने ये बोला था कि एडल्ट फ्रेंचाइज के कंसेप्ट को 15 साल बाद बनाते हैं, अभी नहीं लगाते हैं? तो ये किसने बोला था? ये बोला था मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद जी ने कहा था ये जो एडल्ट फ्रेंचाइज वाला प्रिंसिपल है वोटिंग का, इसको 15 साल बाद लागू करेंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि इसको अभी लागू करना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी बोल रहे थे इसको अभी लागू करना चाहिए, मेजॉरिटी इस हक में थी कि इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो कौन से पर्सन थे जिसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि सबसे प्रमुख पार्टी थी हमारी आजादी में, आजादी मिलने के बाद एज अ पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, डिसबैंड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये बात तो एक महापुरुष ही कह सकते हैं, महात्मा गांधी जैसा इंसान ही
कह सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सत्ता का लोग सबको आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो। महात्मा गांधी एक ऐसे पर्सन थे जिनके अंदर सत्ता का बिल्कुल लोभ नहीं था। उन्होंने बोला कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे इंडिपेंडेंस में भले भाग लिया है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी नई बननी चाहिए और नई वोटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आजादी दिलाई है तो वो इस बात का फायदा उठे, और फायदा कुछ हद तक उठाया भी गया है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इन द नेशनलिस्ट सेक्शन 28 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। और ये जो 90 वाला क्वेश्चन, सॉरी 27 वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी की तरह हटा देना चाहिए, जो महात्मा गांधी इसका आंसर है, वो पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2011 में। तो 28 क्वेश्चन की बात कर लें। इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस, दिस व्यू इज क्रेडिटेड टू। तो ये व्यू किसने दिया है? ये व्यू दिया है आइवर जेनिंग्स ने। तो बस इसको रट लीजिए, ज्यादा बुद्धि लगाइए मत। अगर ये स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए और आपसे पूछा जाए कि भैया ये व्यू किसका है, आप सीधे मार दीजिएगा आइवर जेनिंग्स का। क्योंकि पहले यूपीपीसीएस में ये पूछा जा चुका है, तो पूरे चांसेस है दोबारा पूछा जा सकता है। फिर एक और स्टेटमेंट है, ये भी यूपीपीसीएस में आया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। ये किसने बोला है? तो भैया ये बोला है और ग्रैनविल ऑस्टिन ने। इसको भी बस आप रट लें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 भी यूपीपीसीएस के एग्जाम 2014 में आया। इसमें पूछा गया है कि भाई कितनी वुमेन मेंबर्स थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 वुमेन थी फ्रेंड्स। अब उन वुमेन के नाम बहुत सारे थे, बहुत फेमस नेम थे, जैसे कि सुचेता कृपलानी हो गई फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई। टोटल 15 वुमेन थी। राजकुमारी अमृत कौर हो गई, लीला रे हो गई, दक्षयानी विलादुन हो गई, कमला चौधरी हो गई। अगर आप इनके नाम देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, बड़ा आराम से आपको मिल जाएंगे। 15 वुमेन थी टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूएंट बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और अगला सवाल, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलती है? तो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलती है? ये सवाल फ्रेंड्स 31वां सवाल एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में आया। इसके 4 ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। तो इसका सवाल है, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है। और इसीलिए फ्रेंड्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो दुनिया का सबसे बल्कि तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना केवल सेंटर के बारे में लिखा है, स्टेट्स के बारे में भी पूरी जानकारी दे रखी है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि हमारे संविधान पे जो फॉरेन इंपैक्ट पड़ा, ये घटना चक्र के चैप्टर्स के हिसाब से मैं चल रहा हूँ फ्रेंड्स। बेटर ये रहेगा कि आप एक घटना चक्र खरीद लें, क्योंकि घटना चक्र पीसीएस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही अच्छी किताब है और आपको बहुत मदद करेगी अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए। तो पहला सवाल देख लेते हैं फॉरेन इंपैक्ट से रिलेटेड कि भैया बाहर के संविधानों का हमारे देश के संविधान पे क्या फर्क पड़ा है। तो प्रेम्बल कहां से हमने बोरो किया है? प्रेम्बल हमने बोरो किया है यूएसए से फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो जो प्रेम्बल का आइडिया है ये यूएसए से बोरो किया गया है, लेकिन प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है, प्रेम्बल की लैंग्वेज को बोरो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ गए फ्रेंड्स? तो भाई प्रेम्बल का आइडिया बोरो किया गया है यूएसए से और प्रेम्बल की लैंग्वेज बोरो की गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यूपीपीसी, ये जो आपका लैंग्वेज आइडिया ऑफ द प्रेम्बल वाला क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। तो 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आपकी बात होती है, सवाल ये है कि द कांसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहां से डिराइव किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए थे, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट और स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, ये एक्ट है आपका 1867 का, यहां से कॉपी किया गया है। हमारे संविधान की बात करें, संविधान नहीं, हमारे अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सुप्रीम है? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ये कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और रिलीजन ऑप्शंस दे रखे थे, तो आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहां से डिराइव करता है, तो जैसे आप प्रेम्बल पढ़ोगे उसमें सबसे पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर डिराइव करता है इस देश के लोगों से, पीपल से। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया है। सवाल है कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया है फ्रेंड्स? तो जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से आया है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें फ्रेंड्स इंडिया में, देखिए इंडिया के जुडिशियल रिव्यू को अगर आप अमेरिका के जुडिशियल रिव्यू से कंपेयर करेंगे तो काफी चीजों का फर्क आता है, लेकिन उसको हम तब देखेंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे। अभी फिलहाल हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये यूपी पीसीएस मेंस 2006 में आया है। इसमें पूछा गया है कि भाई जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का, ये जो फीचर है ये कहां से बोरो किया गया है। अब ये सवाल ट्रिकी है फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और आयरलैंड। आप बहुत जल्दी कंफ्यूज होकर यूएसए मार सकते हैं, बट इसका जो रियल आंसर है कनाडा। हमारा जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में, देखिए कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है फेडरल, लेकिन हम हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है फेडरल, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अच्छी खासी पावर दी गई है। तो ये जो फेडरलिज्म हमने बोरो किया है, ये यूएसए से ना बोरो करके कनाडा से बोरो किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि भाई सवाल देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आईएएस प्रीलिम्स 1998 में आया है, ये 1998 यूपीएससी प्रीलिम्स में। सवाल ये कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से किस मामले में अलग है। तो ऑप्शन है बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे सीधा सा जवाब आ जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया में है, पर जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट ब्रिटिश में नहीं है। ब्रिटिश में पार्लियामेंट के पास सोवरेनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट के पास इतनी ज्यादा सोवरेनिटी नहीं है। कोर्ट उसकी पावर्स को चेक कर सकता है, और अमेरिका में तो जुडिशियल रिव्यू है ना, वो इंडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में फर्क जुडिशियल रिव्यू का है। ऑप्शन देख लीजिए, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है आपका सेम कह सकते हो। क्योंकि बाइकैमरल लेजिस्लेचर आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी, इंडियन पार्लियामेंट में भी, नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी, इंडियन पार्लियामेंट भी, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी है और इंडियन पार्लियामेंट में भी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे फ्रेंड्स पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। सिंगल सिटीजनशिप नहीं, ये कॉमन नहीं है, क्योंकि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, अमेरिका की भी सिटीजनशिप है लोगों के पास, तो जिस स्टेट में रहते हैं उसकी सिटीजनशिप भी है। तीन लिस्ट कॉमन नहीं है, क्योंकि तीन लिस्ट हमारे यहाँ है, अमेरिका में नहीं है। ठीक है, अब देखिए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ जो है वो स्टेट्स के मैटर को भी देखती है। ठीक है, अगर स्टेट और यूनियन के बीच में कोई मैटर हो जाए तो उसको देखेगी, और ऐसी एक सुप्रीम कोर्ट आपकी यूएसए में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, बट डुअल जुडिशियल सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। अमेरिका में क्या है कि एक फेडरल कोर्ट है और स्टेट्स की अपनी अलग कोर्ट है। इंडिया में डुअल जुडिशियल सिस्टम नहीं है। इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में हायरार्की है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, सिविल कोर्ट है, बट अलग अलग जुडिशियल सिस्टम नहीं है इंडिया का। बट यूएसए का क्या सीन है, दो कोर्ट्स है वहां पे, एक फेडरल कोर्ट है और एक स्टेट कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज यहां ये समझनी फ्रेंड्स की जो पॉकेट वीटो होता है, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है। पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई बिल आया, क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया और फिर वो गया आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास या इंडियन प्रेसिडेंट के पास, तो होगा ये कि पॉकेट वीटो मतलब प्रेसिडेंट ने बिल को अपने पॉकेट में डाल लिया और उस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा, उसको पॉकेट वीटो करते हैं, मतलब उसको अपनी मर्जी से डिले कर रहा है। अब यहां पे एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन द पॉकेट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मान लीजिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस बिल को मैक्सिमम अपने पास 10 दिन तक रोक सकता है, और 10 दिन के बाद उसे कुछ ना कुछ उस बिल पे करना ही पड़ेगा, या तो उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने पॉकेट वीटो को मैक्सिमम 10 दिन के लिए यूटिलाइज कर सकता है। वहीं अगर आप इंडियन प्रेसिडेंट की बात करोगे ना, तो इंडियन प्रेसिडेंट के लिए कोई भी यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं, यानी इंडियन प्रेसिडेंट जितने दिन के लिए चाहे उतने दिन के लिए बिल को अपने पास पेंडिंग रखे। इसीलिए बोला जाता है that the pocket of the Indian president is bigger than the pocket of the American president। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर रेजिडोरी पावर्स की बात की जाए तो देखिए, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो रेजिडोरी पावर्स है, रेजिडोरी पावर्स समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे इंडिया का 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। अब यहाँ पे जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है फ्रेंड्स, तो यूनियन लिस्ट में जो चीज नहीं आती, स्टेट में नहीं आती, कॉन्करेंट में नहीं आती, वो आ जाएगा रेजिडोरी में। और रेजिडोरी हमारे यहाँ पे पावर किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी रेजिडोरी पावर्स हमारे फेडरल पॉलिटी में, हमारे इंडियन पॉलिटी में किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वहीं अगर आप यूएसए चले जाओगे तो यूएसए में मान लीजिए ऐसा कोई सब्जेक्ट निकल आता है जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो फिर वो स्टेट्स के पास चला जाएगा, उस पर नियम बनाने की ताकत स्टेट के पास होगी, ना कि सेंटर के पास। ये दो चीजें आप समझ लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
जिससे हमने अपना ये रेजिडुअरी पावर वाला कंसेप्ट उठाया है, वहां पे क्या था कि वहां पे गवर्नर जनरल के पास रह गई थी रेजिडुअरी पावर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। कॉन्करेंट लिस्ट, हमारी संविधान में जो कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड की गई है, भाई ये किस संविधान से इंक्लूड की गई, ये सवाल आया था झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2003 में। तो इसका जो सवाल है वो है ऑस्ट्रेलिया। हमने अपनी कॉन्करेंट लिस्ट को कहां से उठाया है? ऑस्ट्रेलिया से उठाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पोटेंट सवाल है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम अपने कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में इनिशियली 47 आइटम हुआ करते थे, लेकिन अब 52 आइटम्स हो गए, 5 आइटम बढ़ा दिए गए। तो अभी की डेट में हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आइटम है? 52। इनिशियली कितने थे? 47। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स? देखिए कॉन्करेंट लिस्ट का सवाल बहुत बार आया है। कॉन्करेंट लिस्ट का सवाल यूपी पीसीएस मेंस 2014 में आया है, यूपी पीसीएस मेंस 2011 में आया है, यूपी पीसीएस मेंस 2012 में आया है। ठीक है, लोअर एग्जाम्स में भी आ रखा है, बहुत से मेंस एग्जाम में आपका आ रखा है। आगे आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहां से उठाया गया है फ्रेंड्स? इसको हमने उठाया है आयरलैंड से। तो डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। कहां तक आर्टिकल है? 36 to 51 आर्टिकल नंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिवोटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको पता है फ्रेंड्स कि इनको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लेके आते हैं। वहीं अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे तो उनको कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि डीपीएसपी हमने देख ही लिया है। इसके बाद सवाल क्या है कि इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जांपल ऑफ। क्या है इसका आंसर? तो भैया इसका आंसर है आयरिश रिपब्लिक। याद रखिएगा, आयरिश रिपब्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आप देखिए क्या मतलब है इसका कि भाई टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए हमारा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा है उसमें 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, जिसके बेसिस पे विजय माल्या, लता मंगेशकर, रेखा, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। किसमें? राज्यसभा में। तो ये जो हमने प्रोविजन उठाया है ना, ये नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हालांकि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं करता है, कैबिनेट उनको एडवाइस देता है कि भाई इनको नॉमिनेट कर दो, प्रेसिडेंट कर देता है। ये हमने जो नियम है ये हमने आयरिश रिपब्लिक से उठाया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें देखेंगे फ्रेंड्स कि कहां से कॉपी की गई है। फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर कैबिनेट, गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट रिलेशन, रूल ऑफ लॉ, फिर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन। ये कहां से उठाए गए हैं? सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात आएगी फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स बिल ऑफ राइट्स के इक्विवेलेंट है, ये यूएसए से उठाए गए हैं, हमने यूनाइटेड स्टेट्स से उठाया है। अगर हम अपने इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी का जो वीमार कॉन्स्टिट्यूशन है, VWEIMAR, वहां से हमने उठाया, तो जर्मनी से उठाए गए हैं ये हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, वो हमें छोड़ के जब गए तो उनके सिस्टम को हमने विकृत किया, तो यूनाइटेड किंगडम से उठाए गए हैं ये, ग्रेट ब्रिटेन बोल सकते हो। फिर उसके आगे आते हैं फ्रेंड्स कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने कहां से उठाया? तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को भी हमने ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से उठाया है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद अगर हम यूनियन स्टेट रिलेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो यूनियन स्टेट रिलेशन को हमने कहां से उठाया है? ये हमने उठाया है कनाडा से। देखिए यूनियन स्टेट रिलेशन वाला सवाल आप हमेशा याद रखिए, कनाडा से उठाया क्योंकि ये जो यूनिक सिस्टम है हमारा, जिसमें भले ही स्टेट को पावर दी गई लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर के पास है, ये कहां से उठाया गया? कनाडा से उठाया गया। इसको बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा। रूल ऑफ लॉ कहां से उठाया है फ्रेंड्स? रूल ऑफ लॉ उठाया है हमने इंग्लैंड से। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ उठाया गया है जापान से। रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सब चीजों में क्या कंपैरिजन है, क्या फर्क है, ये सब मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बना चुका हूं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं उनको दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपको ये सब चीजें जाननी है तो डिटेल में जाके मेरी इन वीडियोस को देखिए। पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में मेरी सारी वीडियोस पड़ी हैं पॉलिटी में। शुरुआत की जो वीडियोस है वो इंग्लिश में है या हिंदी में, बाकी बाद की वीडियोस इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो वहां पे आपको एम्पल कंटेंट मिल जाएगा अपनी पूरी पॉलिटी की तैयारी के लिए। उसके बाद ये जो प्रोविजन है कि भाई रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसीडरेशन, ये भाई हमने कहां से उठाया है? तो ये हमने उठाया है कनाडा से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं फ्रेंड्स। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हो और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ये सब चीजें आपको बताने का वो फुलफिल हो रहा हो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर
टू द यूनियन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, यानी इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसमें ज्यादा पावर्स इसको दी गई है, यूनियन को दी गई है। तो ये हमने कहां से बोरो किया है, इसको गेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं फ्रेंड्स, इसको हमने बोरो किया है कनाडा से। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से बोरो किया है फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब यहां पे मैं आपसे एक चीज बोलूंगा फ्रेंड्स, आप बस एक बार गेस करिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम कहां से बोरो कर सकते हैं। ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ये सोवियत यूनियन के कॉन्सेप्ट से उठाया गया है, लेकिन अभी की डेट में इसको क्या बोलेंगे, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से उठाया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रथा है कौन सी कंट्री से शुरू हुई, तो पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रथा है वो शुरू हुई है आपकी यूएसए से फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स। बहुत जल्दी ही मैंने काफी सारे वीडियो का कंटेंट तैयार कर रखा है, अगली वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करें। देखिए पीसीएस के एग्जाम्स आ रहे हैं और उनके पर्सपेक्टिव से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुराने एग्जामों के पिछले सवालों को मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। मतलब वही बात है कि मैंने सोचा कि एक सवाल में 10 या 15, एक वीडियो में 10 या 15 सवालों का कंटेंट कवर करूं या ज्यादा सवालों का, तो मुझे लगा कि ज्यादा सवालों का कंटेंट करूंगा तो आपको ज्यादा आंसर मिलेगा। तो पसंद आए तो वीडियो आपको कमेंट पर मुझे बताइए कैसी लगी फ्रेंड्स। अपने फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल जरूर शेयर कर ले, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।